बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान से सबसे पहले खबर शामिल करते हुए बात करेंगे तो क्रिकेट के मैदान में जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, भारतीय साजिशें जो हैं वो आपस में उनकी कड़ियाँ मिलना शुरू हो गई। भारतीय साजिशें जो हैं वो जारी और सारी हैं और पहले भी कहा जा रहा था जब न्यूजीलैंड की टीम गई तो IPL पे नज़र रखवाना चाहता है भारत पूरी दुनिया की और उनके साथ मामलात जो हैं और उन्होंने जो लॉबी कायम की हुई है उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर बिल आखिर भारत की साजिशें पकड़ी गई कि भारत जो है वो न्यूजीलैंड को भी धमकियां देता रहा और जितने भी अगर पूरी सूरत हाल देखा जाए तो खित्ते की पूरी सूरत हाल देखा जाए तो भारत का उसमें बड़ा मनफी किरदार रहा है, लेकिन क्रिकेट को भी भारत ने बिल्कुल नहीं बख्शा और बिलखुसूस पाकिस्तानी क्रिकेट को तो भारत हमेशा खतरा पहुंचाना ही चाहता है और हमेशा नुकसान पहुंचाना ही चाहता है। तो इन तमाम मामलात को देखेंगे और लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी बेशक इंग्लैंड टीम भी नहीं आई और न्यूजीलैंड टीम चली गई, लेकिन कौमी क्रिकेट के उफक पर जो नेशनल T20 कप का मेला है वो जगमगाएगा और फिर रौनकें बहाल होंगी। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो किसी सूरत खत्म नहीं हो सकती। क्रिकेट के मैदान जो है हमेशा आबाद रहेंगे और अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट से इश्क की हद तक जो है जाते हैं, क्रिकेट को देखते हैं और वो उनके मैदान जो है हमेशा आबाद रहने की सूरत में दुनिया को भी ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और क्रिकेट के लवर्स जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और क्रिकेट से सही मानों में प्यार करते हैं। पाकिस्तान के अंदर और मुल्क में इलेक्शन की बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे तो मुल्क में हर इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया गया, EVM को भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो भी मंजर आम पर आ गए और उन्होंने भी इस हवाले से बहुत सी बातें की और उन्होंने कहा कि इंतखाबात ठीक कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है धांधली जो है वो नहीं रोकी जा रही और अपोजिशन जो है वो धांधली के लिए हर वक्त तैयार रहती है। लेकिन तमाम सूरत हाल देखी जाए तो अपोजिशन भी ये कहती हुई नजर आती है, शायद हकान अब्बासी साहब का जो बयान है कि धांधली और चोरी को रोकना है, इलेक्शन चोरी को रोकना है, धांधली से बड़ा मसला इलेक्शन चोरी है और ये तमाम सूरत हाल है। और आपस में बयानात तो एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं लेकिन कौमी कंसेंसस भी नहीं हो पा रहा, पार्लिमानी कंसेंसस भी नहीं हो पा रहा और आवाम जो है वो EVM को लेकर बड़ी हैजान का भी शिकार है। RTS पर इत्तफाक हुआ है कि RTS सिस्टम को लेकर चलेंगे और महंगाई पर भी आज वजीर आजम साहब इमरान खान साहब इजलास करने जा रहे हैं। देखना यह है कि महंगाई कंट्रोल होती है या नहीं होती, लेकिन पिछले गुज़िश्ता 5 हफ्तों में देखा जाए तो महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और महंगाई का जिन जो है वो बोतल से ऐसा बाहर आया कि वो दोबारा बोतल में हुकूमत के लिए डालना जो है वो मुश्किल हो गया। और ये कोई अभी की 5 हफ्तों की तो बात है ही है, लेकिन अगर पिछले पूरे 3 साल को देखा जाए तो बहुत ज्यादा महंगाई रही है। और अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो जलालाबाद में जो हुआ वाकया उसके ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं तर्जुमान अफगान हुकूमत, उन्होंने भी जो है कहा है कि ये वाकया गलत है और उसकी मजम्मत भी की है। और लेकिन सवाल यह है कि अंदरून खाना जो मामलात हैं, अंदरून खाना जो जंगी है उसको आने वाली जो तालिबान हुकूमत है जो बिल्कुल अभी जिसने जन्म लिया है वो किस हद तक इनको काबू कर पाएगी और उन्हें अंदरूनी खलफशार का कितना जो है शिकार किया जा रहा है या शिकार किया जा सकता है और वो किस तरीके से इस तमाम मामलात से निपटेंगे। जबकि चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और शंघाई जो तामुन तंजीम के इजलास हुए अफगानिस्तान के हवाले से इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें की हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और मेरे जो साथी एंकर हैं रज़ा अब्बास वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ऑन शिराजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऑन शिराजी साहब की जानिब आऊँगा। ऑन शिराजी साहब, क्रिकेट जो है भारत की साजिशें जो हैं वो जारी हैं और क्रिकेट के हवाले से भारतीय साजिशों के साथ पहले ही ताने बाने जोड़े जा रहे थे। IPL भी होने जा रहा है और जो न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ आई और आकर किया, तो अब क्या देख रहे हैं? अब तो तमाम सूरत हाल वाज़ेह भी हो चुकी है। शुक्रिया। देखें, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जो है खास करके खेलों के मैदान में और खास करके क्रिकेट में वो किसी से कटी छुपी नहीं है। हमेशा से भारत इस कम्प्लेक्स का शिकार रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंतहाई मजबूत एशिया में टीम है और इस हवाले से एक रवायती हरीफ वाला भी सिलसिला है। तो भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को क्रिकेट में कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाए। ये ऑफिशियल सतह पे भी है, ICC सतह पे भी है। कभी भारत ग्रुप बनाता है, बिग 3 की बात करता है और कभी भारत जो है वो ऊंचे हथकंडों पे उतरता है। आपने देखा कि IPL की बात करें तो IPL में पूरी दुनिया के
प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहले सीजन के बाद जो है वो उसके बाद भारत ने पाबंदी लगा दी। आपने देखा कि क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की कारकर्दगी इतनी बेहतरीन होती है कि वो पूरे टूर्नामेंट पे छा जाते हैं। पहले अगर सीजन की बात करें तो सुहेल तनवीर ने सबसे ज्यादा विकेट ली थी। तो भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को जो है वो हर लेवल पे हर आंख पे डाउन किया जाए। फिर आपने देखा जो श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ किदाबी स्टेडियम के पास, उसके ताने बाने भी भारत से जा मिले। और अभी जो सिलसिला हुआ कि एक बार फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई, फिर टीमें जो है पाकिस्तान का विजिट कर चुकी। न्यूजीलैंड का विजिट 18 साल बाद था, बड़ी अहमियत दी जा रही थी। तो फिर वही ताने बाने भारत से मिले और भारत। अच्छा, और यहाँ पर एक और भी बात बताइएगा। यकीनी तौर पर भारत जो है तमाम चीज़ों के हवाले से हमें कहीं ना कहीं जो है वो मुलविस नज़र आता है, मगर न्यूजीलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि आलमी सतह के ऊपर जितनी भी पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा जो है वो न्यूजीलैंड हमें एक न्यूट्रल हैसियत से जो है वो नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है वो न्यूजीलैंड भी इस आलमी जो भारत की जो साजिश थी पाकिस्तान से मुतालिक उसका हिस्सा हमें नज़र आया है, या फिर न्यूजीलैंड को भारतीय साजिश के अंदर जो है वो मुलविस किया गया और न्यूजीलैंड जो है वो हुआ है असरअंदाज, उसके ऊपर भारतीय साजिश असरअंदाज हुई है। जबकि दूसरी जानिब मौक़िफ़ ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो हमें गैर जानिबी नज़र आता है। इन दोनों चीज़ों में कितनी सदाकत है? देखिए ऐसे न्यूजीलैंड के बारे में जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। न्यूजीलैंड एक जिस तरह क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, न्यूजीलैंड ने हमेशा उसी अंदाज में इस गेम को खेला। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि दोनों चीजें हैं। एक तरफ तो जो भारत ने एक जाल बिछाया था उसमें न्यूजीलैंड जो है वो फंसा है, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को भी अल्टीमेटली हम न्यूजीलैंड को यहाँ पे क्लियर चिट कहीं भी नहीं दे सकते। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को थ्रेट का बताया, थ्रेट लेवल का बताया, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर न्यूजीलैंड वो चीजें उससे शेयर कर लेता, जो मार्टिन गुप्टिल की जो बीवी है उसको एक थ्रेटनिंग ईमेल की गई, भारत के बंदे ने की, भारत के वीपीएन से कर रहा है, लेकिन नाम वो जो है एक इस तरह की इस्तेमाल कर रहा है जो पाकिस्तान में कामन नाम है। तो अगर न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड उस वक्त ये तमाम तफसीलात शेयर कर लेते तो हम लेकिन और क्योंकि वो आपने देखो दुनिया पूरे ने देखा जैसे वो भारत की एक बदनाम जमाना एंकर है अर्नब गोस्वामी, वो कहता है जी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे की काबल के जो है वो सरीना होटल के 5वें मंजिल पे वो लोग बैठे हुए हैं और सरीना होटल के 2 मंजिलें। तो जिस तरह वो एक्सपोज हुआ, हमने हमारी एजेंसी तो बड़ी माशाल्लाह जो है वो बड़ी जल्दी चीजों तक पहुंच जाती है और हमें नहीं दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहीं जाती। तो हमने तो एक्सपोज कर देना था, हमने तो अब जो किया है वो हमने न्यूजीलैंड के सामने भी रख देना था। इसमें हम किसी तौर पे भी न्यूजीलैंड को क्लियर चिट नहीं दे सकते, आखिर न्यूजीलैंड को। अच्छा, और यहाँ पर आपका मैं मजीद जो है वो तज्जिया भी ये जानना चाहूँगा कि हमने ये देखा कि जब इंग्लैंड की क्रिकेट के ऊपर जो है एक मुश्किल वक्त आता है कोविड के दिनों के अंदर, और कोई भी मुल्क जो है वो राज़ी नहीं होता कि इंग्लैंड में जाकर सीरीज़ खेले, लेकिन उसी असना में जो है वो पाकिस्तान की जो टीम है वो जाती है, मैच खेलती है, मगर उसके बावजूद भी इंग्लैंड का ये मौक़िफ़ है। इंग्लैंड तो चूंकि अभी पाकिस्तान आई नहीं, उनका टूर जो था वो मुमकिन था, लेकिन जो वजूहात जो सामने आई, एक तो उन्होंने कोविड को भी वजह करार दिया है कि चूंकि कोविड की वजह से, और दूसरा एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। आपको क्या लगता है इस वक्त इंग्लैंड की टीम की जानिब से भी इनकार कर दिया गया है, इसी ने भी इनकार कर दिया, अब आपको क्या लगता है कि हमारे हुकाम का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्या स्टांस हम इंग्लैंड के सामने रखें और आईसीसी के सामने रखें? बिल्कुल एक इशू है इसमें, हमारी जो पॉलिसीज होती हैं वो तवील मुद्दत की नहीं होती। हम तवील मुद्दत की चीजों को मद्देनजर रख के जो पॉलिसीज नहीं बनाते। जब हम इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे तो हमें इंग्लैंड के साथ कोई ना कोई इस तरह का जो है वो एक एग्रीमेंट बनाना था, कोई ना कोई इस तरह की, क्योंकि हमें मालूम था हमारे मुल्क में क्रिकेट इस अंदाज में नहीं हो रही है और तकरीबन ऑलमोस्ट 2 दहाइयां हो चुके हैं इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आई, तो हमें उनके साथ कोई ना कोई इस तरह का एग्रीमेंट जरूर करना चाहिए था, किसी न किसी तरीके से उन्हें बाउंड करना चाहिए था। हम मतलब दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं होते, लेकिन हमारा ये मतलब एक तरीकेकार है या शायद हम जो मरूब हो जाते हैं, हमारी जो चेयरमैन या पीसीबी या दीगर पॉलिसी साथ बैठे होते हैं, तो हम फ्री लंचेस भी करवा देते हैं। तो इंग्लैंड की हमने हेल्प की, ना सिर्फ इंग्लैंड की बल्कि और कई ममालिक की हमने इसी तरह हेल्प की, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये ममालिक सामने नहीं आते। तो अब रमीज राजा ये कह रहे हैं कि हम भी इसी अंदाज में सलूक करेंगे जिस अंदाज में दीगर जो ममालिक हैं, दीगर क्रिकेट बोर्ड है हमारे साथ करते हैं। तो होप ऑफ द
नेक्स्ट कि शायद नेक्स्ट टाइम जब नहीं ऑन जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि मरूब हो जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तमाम सूरत हाल में हम जारहाना पॉलिसी रखने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, और अगर जारहाना पॉलिसी रखते हैं तो फिर क्या नताइज इसके बरामद होंगे? अगर देखा जाए तो लॉबीज बहुत ज्यादा कायम हो चुकी हैं, हमें तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो एंटी लॉबीज बनी हुई हैं उन लॉबीज को तोड़ें, लेकिन हम उनको भी नहीं तोड़ते और ब्लेम गेम की तरफ हमारी तवज्जो जरा ज्यादा होती है। ऐसा देखिए, ब्लेम गेम हमने कभी भी नहीं करी। ब्लेम गेम हमेशा भारत की तरफ से खेली जाती है, चाहे वो हमारे क्रिकेटर्स की। मैं यही कह रहा हूं कि उस ब्लेम गेम की तरफ हमारी तवज्जो ज्यादा होती है और फिर हम उसको देखने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन उस लॉबी को भी तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए हमें। देखिए वो बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखिए आप चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान कोई छोटी टीम नहीं है। पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में वो टीम है जिसने वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर का भी जीता हुआ है, पाकिस्तान ने 2020 भी जीता हुआ है, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है। तो पाकिस्तान एक बड़ी नेशन है और पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं और क्रिकेट लवर है, और पाकिस्तान क्रिकेट के प्रमोशन का एक बड़ा जरिया है। और देखें, आईसीसी को भी अच्छी टीमें चाहिए, अच्छे नाम चाहिए। आईसीसी को भी शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकास यूनुस, मोहम्मद यूसुफ, बाबर आजम के आईसीसी के भी चेहरा है। तो अब आप एक ये बात भी कही जाती है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस इसलिए बायलैटरल सीरीज नहीं कराई जाती कि आईसीसी के जो है मैचेस थे उनकी इतनी वो हाइप क्रिएट नहीं होती। तो ये दुनिया के लिए भी पाकिस्तान जरूरी है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें लॉबिंग करनी चाहिए। सारे ममालिक इंडिया के हक में भी नहीं है, एंटी इंडिया ममालिक भी है, एंटी इंग्लैंड ममालिक भी है जो क्रिकेट बोर्ड है, हमें उनके साथ लॉबिंग करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा स्ट्रांग फुटिंग पे आना होगा। सिर्फ ये नहीं कि प्रोपेगेंडे का अंदाज उस अंदाज में देना होगा। हमें भारत के लिए अल्टर के लिए करनी होगी। हमारे इससे पहले कहा गया कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, भारत उससे भाग गया, हम जी आईसीसी गए हमने। तो वो जो आप बात कह रहे हैं कि हम इसलिए वहां नहीं जीत पाए, हमारी लॉबिंग नहीं थी। तो हमें दोनों जो है वो एक परसेप्शन की वार भी लड़नी है। सही, दोनों सूरत हाल को देखना पड़ेगा और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हमने क्रिकेट को लेकर चलना है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में खेल के मैदान जो है हमेशा से आबाद थे और अभी भी आबाद हैं, और T20 कप जो है नेशनल T20 कप होने जा रहा है। तो यहां पर अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात करेंगे अब मुल्की इलेक्शन के बारे में। कौमी इलेक्शन होने हैं 2023 में, लेकिन उससे पहले ही बहुत सी मुतनाज़ सूरत हाल बन चुकी है और बार बार इलेक्शन कमीशन को भी मुतनाज़ बनाया गया और फिर उसके बाद EVM के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हो गए और मुल्क में हर इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं, ऑन शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऑन शिराजी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म साहब भी मैदान में उतरे, आपने पहले की सूरत हाल भी देखी, आज़म सवाती साहब के बयानात भी देखे, फवाद चौधरी साहब के बयानात भी देखे, और अभी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो हारता है वो कहता है जी धांधली हो गई है और EVM ही पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन के हवाले से मसाइल हैं उनका हल है। तो क्या वाकई EVM ही हल है? नहीं, देखिए ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि वाकई EVM वो कोई जादुई जो आपने मशीन है कि अगर वो इस्तेमाल कर दी जाए तो पाकिस्तान में तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे, और इतनी जल्दी ये मुमकिन भी नहीं है। आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपकी आबादी जो है वो बड़ी जो है वो कम पढ़ी लिखी है। उसके बाद अगर आप सिर्फ इतना देख लें कि जो अभी एहसास प्रोग्राम है, जो BISP की एक रिफाइंड शक्ल है, इसके पैसे जो खवातीन ने निकलवाने होते हैं, जो गरीब खवातीन है वो खुद ATM से पैसे नहीं निकलवा सकती, वो किसी कोई शख्स उनको निकलवा के देता है, और ऐसे लोग सरबाज भी होते हैं जो उसके भी उनसे फीस चार्ज कर देते। एक रात में नहीं होगा, कुछ महीनों में नहीं होगा, इसके लिए आपको पूरी तरह मतलब एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। पहले आप बाहर इसके जो है इलेक्शन में इस्तेमाल करवाएं, फिर आप जो है प्रेस क्लब के इलेक्शन में इस्तेमाल करवाएं, फिर तो अनिमन ताजरात, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चले। दुनिया में तकरीबन 8 ममालिक में ये हो रहा है, बहुत सारे ममालिक ने इसको मुस्तरद कर दिया है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी पिछले इलेक्शन में कि जी जो है वो मशीनों में जो है RSS और मोदी
अफराद जो थी उन्होंने कोई गड़बड़ की थी, तो इसको एक आराम से लेके चलना होगा। इस अंदाज में एकदम मतलब अगर हम ले जाते हैं तो हमें फायदे की बजाय नुकसान होगा। और यहाँ पर ये जो बात आप कह रहे हैं कि बिल्कुल स्टेप वाइज लेके चलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी तो यही बात कर रहा है कि हम फेसेस वाइज लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चीज़ें चलते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इतनी शिद्दत क्यों इस नुक्ते के ऊपर दिखाई जा रही है? आपको लगता नहीं है कि शिद्दत की वजह से अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर ठीक है? दो चीजें हैं इसमें। एक चीज यूं नजर आ रही है कि हुकूमत पहले से ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बयानियां बना रही है। दो तरह की है, एक तो इसके साथ वो ओवरसीज वोटर्स को जो है वो उसको नफी कर रहे हैं, तो उनका ये बयानियां अभी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ उस मेजॉरिटी में नहीं आती जो ये सोच रहे हैं अभी के हुक्मरान जमात जो सोच रही है, तो फिर ये बयानिया लाया जाएगा जी हम चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, धांधली हो गया, धांधली की वजह से हमें सीटें नहीं मिली, या पोजीशन यही चाहती थी। और दूसरा ये बयानिया जो आवाम के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं लेकिन अपोजिशन नहीं चाहती। लेकिन अगर हकीकत देखें तो उसमें जो हुकूमत है वो जो अगर स्टिक और कैरेट वाली सूरत हाल कर रही है, आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात देख लिए, एक आईनी इदारा है उसके सरबराह के बारे में या उसको ये कहा जा रहा है कि उसने पैसे पकड़े हुए हैं, उसको आग लगा रहे हो कि वजीर साहब वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं, उससे वादा हो रहा है कि हुकूमत किस हद तक जो है इस मामले पे जा रही है। लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल कुछ डिफरेंट होती हुई नजर आती है। पहले ये कहा गया जी हम ये तमाम जो मामला है ये जॉइंट सेशन से पास करवा देंगे क्योंकि हुकूमत के पास सेनेट में तो अक्सरियत नहीं है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्जाम लगाए गए और मेंबरान को कहा गया कि वो सामने आए। लेकिन अब जो कल थोड़ी सी अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो हम अच्छा, आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो वफाकी वज़रा की जानिब से जो लफ्जी गोलाबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, अपोजिशन कहीं ना कहीं ये कहती हुई नज़र आती है, उनके इस बयानी में कितनी सदाकत है कि ये जानबूझकर जो है एक सोची समझी साजिश के तहत या एक बयानी के तहत जो है वो वफाकी जो वज़रा हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, चूँकि फॉरेन फंडिंग की जो केस है उसका भी फैसला आना है और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो है वो हुकूमत को जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो काफ़ी वीक नज़र आती है। डस्का वाला जो मामला हुआ उसका भी जो फैसला है वो भी सामने आने वाला। तो आपको लगता है इन तमाम चीज़ों के ऊपर वाकई अपोजिशन ये ठीक कहती है कि जानबूझ के जो चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है? देखिए, एक चीज तो तयशुदा है कि आजम सवाती अगर पार्लिमानी कमेटी जो थी उसमें सेनेट की कोई बात कहते हैं, फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके बाएं जानब जो है वो बाबर अमान होते हैं, दाएं जानब शिबली फराज होते हैं, इसके ये मतलब है कि ये वो अपने तौर पे नहीं कर रही, ये बाय डिजाइन हो रहा है, बाय पॉलिसी हो रहा है, वजीर आजम के आशीर्वाद इसको हासिल है वजीर, क्योंकि हमारे पास पार्लिमानी काम तौर पर था ना, हमने बरतानिया से लिखा था, तो वहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई वजीर कोई काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर आजम पे होती है। तो ये मत कोई कहे कि वजीर आजम कुछ चीजों के इल्म नहीं है, आजम सवाती ने कोई जोश में आके धमकी दे दी है। उस वक्त 5 से 6 वज़रा वहां पे बैठे हुए थे, अली मोहम्मद खान, लेकिन सारे के सारे वज़रा वहां पर तशरीफ फरमा थे, लेकिन यहाँ पर फिर हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसका बयानिया कहाँ रह जाता है ऑन शराजी कि वो कहते हैं जी कि हम न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, हम फ्री एंड फेयर की बात करते हैं। अगर इसी तरह के बयानात दागे गए तो फिर सबसे पहले तो उनकी अपनी न्यूट्रलिटी खतरे में आती है। अच्छा देखिए, सियासी जमातों का काम ही ये होता है, उन्होंने 2 चीजें करनी होती है, उन्होंने अपने वोटर को मुतवज्जे करना होता है। 3 साल में आप कुछ नहीं कर सके, आपने पेट्रोल जो है वो 122 रुपए पे पहुंचा दिया, आपने ऑयल 350 रुपए पे पहुंचा दिया, आपने चीनी 110 रुपए पे पहुंचा दी, आटा 35 से 70 पे पहुंचा दिया। तो भाई आपने क्या करना है? आपके पास 2 रास्ते थे, अगर तो आपने डेवलपमेंट करवाई होती, अगर तो आपने महंगाई कंट्रोल की होती, आपने बड़ा जनाब परफॉर्मेंस 3 सालों में दी होती। सही महंगाई के हवाले से आप बात कर रहे हैं, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि महंगाई के हवाले से इजलास भी आज होने जा रहा है। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास होने जा रहा है महंगाई के हवाले से, तो महंगाई को कितना कंट्रोल करेंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो आइंदा इंतखाबात में हल्का बंदियों और RTS वगैरह सिस्टम जो है उसके ऊपर असूली इत्तफाक हुआ है, तो अगर इस मरतबा फिर RTS बैठ गया तो फिर क्या होगा, तो ये इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी नाजरीन। बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उसके ऊपर और आने वाले इलेक्शन के ऊपर। ऑन शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा अब्बास भी हैं। ऑन शिराजी साहब, ये बताइएगा कि आरटीएस के ऊपर इत्तफाक हुआ है और आरएमएस के इस्तेमाल के ऊपर इत्तफाक हुआ है, हल्का बंदियों के ऊपर उसूल इत्तफाक हुआ है, लेकिन हमने गुज़िश्ता इलेक्शन में देखा कि आरटीएस भी एंड टाइम पे बैठ गया और फिर हम तकरीबन 2 दिन तो इंतज़ार में लगे रहे कि क्या नताइज आते हैं, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला चलता रहा। अगर इस मरतबा भी आरटीएस बैठ गया, ईवीएम नहीं आता, तो क्या होगा? ऐसा देखिए तो आपकी ब्रेक बड़ी अक्लमंदा की जाती मैं मौजूदा हुकूमत की जो है कारकर्दगी गिनाने लगता नहीं, वो कारकर्दगी अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं पहले आरटीएस पे आपका मौकिफ लूं और फिर उस कारकर्दगी पे आएंगे। ऐसा बिल्कुल देखिए, जिस तरह मैं पहले कहता था कि एक हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना कोई फायदेमंद नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। जैसे पिछली बार हम आरटीएस ले आए, आरटीएस के बारे में इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम को भी इतना नहीं पता था। हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं जो लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं, उनको भी उस अंदाज में नहीं पता था। अच्छा, आरटीएस बैठ गया तो आप उसे ठीक किस तरह करना है। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि आरटीएस इंटेंशनली बिठाया गया या बैठा, अभी तक कोई कहानी सामने नहीं आ सकती उस हवाले से। तो अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा ये कहा है कि वो जो उसमें सुकम थे, वो जो उसमें तकनीकी खराबियां थी, उनको दूर किया जाए। हम किस अंदाज में तो देखिए, एक बार पहले ये तजर्बा अगर हो जाता और उसके बाद हम इस्तेमाल करते तो ज्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते। क्योंकि जो मेरी राय है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बारे में, तो अब मेरा ये ख्याल है कि अगर अब हम आरटीएस इस्तेमाल करेंगे तो अब की बार आरटीएस बैठने की चांसेस तो बहुत कम होगी, और अगर बैठेंगे भी तो विद इन फ्यू मिनट्स जो है सही यानी आरटीएस के ऊपर भी तजर्बात हुए और अभी मजीद पता चल जाएगा कि कितना बेहतर तरीके से आरटीएस काम करता है, क्योंकि पिछली कहानी अभी तक सामने नहीं आई, कोई नई कहानी ना हो जाए। और ईवीएम के लिए जरा स्लो मोशन और का मुजाहरा करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अभी आपका गिला भी दूर कर देते हैं शिराजी साहब। आपने कहा कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, आपने भी महंगाई की बात की। वजीर आजम से इमरान खान साहब भी आज महंगाई के ऊपर इजलास बुला चुके हैं, उनकी ज़ेरे सदारत होने वाला है। तो महंगाई के ऊपर कंट्रोल कम होगा या नहीं होगा, या फिर वही होगा कि जब नोटिस लिया गया तब उससे ज्यादा महंगाई हुई? अच्छा देखिए, अगर सिर्फ इजलासों से महंगाई कम हो सकती होती, इजलास बुला लिया, महंगाई पे बात कर दी और महंगाई कम होगी, तो जितने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इजलास महंगाई पे बुला चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अब तो अवाम को चीजों के साथ पैसे भी मिलने चाहिए। अच्छा। मतलब महंगाई माइनस पे चलता है कि अब ऐसा लगा गया है जी पेट्रोल खरीदते हैं, तो पेट्रोल वाले ने उसे 1 लीटर पेट्रोल दिया, 7-10 रुपए भी दिया कि जी बिल्कुल अब तो मतलब बहुत सब्सिडी दे दिया। तो अब सूरत यार इस वक्त किया कि जब इजलास होता है, इधर इजलास खत्म होता है, उधर जो बताया जाता है वज़ीर आज़म ने जी एलपीजी पे इख्तिलाफ किया है, जो सिलेंडर गैस है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में वो गैस इस्तेमाल होती है और उसकी कीमत कम होनी चाहिए। और जब वो इजलास खत्म होता है तो पता चलता है घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है वो 58 रुपए बढ़ गई है। ये पिछले साल के इजलास में आपको बता। तो ये इजलास करने से, इजलास खेलने से, इजलास की फोटो रिलीज करने से, ये एक दिन पहले खबर रिलीज करने से, पिक्चर रिलीज करने से, फिर अगले दिन इलामियां रिलीज करने से महंगाई कम नहीं होगी। आपको ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहिए। वो एक टाइगर फोर्स हुआ करती थी। लेकिन और यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हुकूमत भी ये कहती है कि आपकी मैशत नहीं है, उधार के ऊपर चलने वाली आपका ऐसा मुल्क है जिसका पूरा जो माशी जो निज़ाम है IMF के पास हमें जाना पड़ता है। कल भी वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि महंगाई का जो जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम IMF के पास गए, तो फिर हुकूमत भी क्या कर सकती है, कैसे डिलीवर कर सकती है जब आपको एक बताए हुए रूल के मुताबिक ही चलना है? देखिए, इसके लिए बड़ी सादा सी बात है, ये सारी कहानियां हैं, ये वो जो आप चाहें कि बहाने हैं जो तराशे जाते हैं। आप एक बच्चे को 10 रुपए देते हैं कि यार ये जाओ ये चीज ले जाओ, बच्चा 6 रुपए की चीज रहता है, 4 रुपए खा जाता है। आप जनाब बच्चे से पूछते नहीं है, आप कहते हैं कि जी देखेंगे पहले जो चीज हमें 6 रुपए में मिलती थी अब 10 की मिलती।
पहले ये सूरत हाल है कि लोकल सतह पे महंगाई आपकी इंटरनेशनली तो होती ही होती है, लेकिन अब आप देखें चीनी का प्रोड्यूसर कौन है, आप लोकल सतह पे है, गंदम का प्रोड्यूसर कौन है, आप लोकल सतह पे है, आप बहुत सारी चीजों के सब्जियां लोकल सतह पे आपकी सारी उगती है। तो ये आपको लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना होगा। ये आपके जो अफसरान फील्ड में होते हैं, आपके एसी, आपका डीसी, आपका तहसीलदार, इसको मजबूत होना होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आप जब मार्केट में जाते हैं, एक जो है वो प्राइस और होती है, दुकान वाला प्राइस और ले रहा होता है, रेडी वाला और ले रहा होता है, बड़ी दुकान वाला प्राइस और ले रहा होता है। तो उसमें किसकी कमजोरी है? उसमें जो है कस्टमर जो है वो सारा उसकी कमजोरी नहीं है, उसमें हुकूमत की कमजोरी है। अगर सही, उसमें हुकूमत की कमजोरी और हुकूमत को जो मामलात हैं उनको क्रिटिकली भी देखना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि हम इजलास खेलेंगे और हम महंगाई करते हुए इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महंगाई का जिन जब तक काबू नहीं कर पाएगी हुकूमत तो मामलात सेट नहीं होंगे। महंगाई कंट्रोल हो, आवाम को रिलीफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।